Good afternoon, everyone. So we are on to another session. So you have heard to me for in last couple of sessions. The first session I dealt with the issues related to how to make amazingly professional PowerPoint presentations. Yesterday we had discussions on one of the topics from soft skills, that is emotional intelligence, and we are on to another topic of ICT, which is the softwares used in research. So we're just going to take a glance over which are different softwares which are used while conducting the research study. And I'll be demonstrating few softwares as well uh, during this particular lecture. So we are on to it now, and we are just going to have discussions on some softwares. वेल जहाँ तक रिसर्च की बात होती है उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसा शब्द यूज होता है। तो रिसर्च के सेंस में जब हम टूल्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस यू कैन से, प्रोग्राम्स एंड ऑल। और जहाँ तक टेक्निक की बात होती है तो दीज आर कंसिडर्ड एज द मेथड्स। Like you are performing some hypothesis testing like t-test, head test, ANOVA, correlation, regression. These are considered as the techniques. And to perform several types of tests, when you use some statistical programs, they are considered as the tools. So in this particular session, we are going to focus more on the tools. And of course, we'll be having quick discussions on the methods as well, for which particular techniques, which softwares are available while conducting the research study. तो ये कुछ पॉइंटर्स आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल एरियाज क्या है। यानी एक रिसर्च स्टडी जब हम कंडक्ट करते हैं तो हम लोगों को कौन से फंक्शनल एरियाज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा, कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब भी हम रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उस सेंस में। उसके बाद एनालिसिस करते वक्त कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और कौन से डिसिप्लिन में और कौन सी टेस्ट के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर जनरली यूज करते हैं वो जान भी लेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे ऑफकोर्स। उसके बाद हम देखेंगे साइटेशंस और रेफरेंसेस मैनेजमेंट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और उसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज इन राइटिंग रिव्यू आर्टिकल। तो ये एक आउटलाइन है मेरे आज की सेशन की। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हम लोग सेक्शन 1 से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च। इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है कि जब भी हम कोई रिसर्च एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं तो रिसर्च करते वक्त हम लोगों को कौन से फंक्शनल एरियाज का नॉलेज होना अपेक्षित है और कहाँ पे आके शायद हमारे काम को रुक सकते हैं। तो मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ रिसर्च स्टडी से रिलेटेड। तो जब भी हम रिसर्च स्टडी अंडरटेक करते हैं तो हम लोगों को 4 अलग अलग प्रकार के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करना अपेक्षित होता है। जिसमें पहला डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल। दोनों में फर्क क्या है? ऑफकोर्स आप डॉक्टरल प्रोग्राम या फिर एमफिल प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं एंड एज एन एकेडमिक एक्टिविटी, जैसे स्टूडेंट्स जो है एमफिल के, इनको डिसर्टेशन करना किसी टॉपिक पे ये अपेक्षित है। और उसी तरीके से पीएचडी के जो रिसर्च स्कॉलर्स है डॉक्टरल प्रोग्राम के, उनको भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करना अपेक्षित है जिसको सिनॉप्सिस कहा जाता है। यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रपोजल यू कैन से। और सिनॉप्सिस और प्रपोजल में मुझे अगर आप डिफरेंस पूछते, वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के फॉर्मेट्स मोर और लेस सेम होते हैं। पर प्रपोजल जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव सा डॉक्यूमेंट होता है। कॉम्प्रहेंसिव यानी लेंथ वाइज और डेप्थ वाइज। सिनॉप्सिस से बड़ा डॉक्यूमेंट होता है प्रपोजल। और प्रपोजल हम तब तैयार करते हैं जब हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं होता है। मोस्टली हम लोग अगर फंडेड प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं किसी एजेंसी के, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स,
बहुत बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ये प्रोजेक्ट्स, फंडेड प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर करती है। जैसे आपने आईसीएसआर के बारे में सुना होगा, या फिर यूजीसी भी कुछ ग्रांट देती है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हम जैसे प्राध्यापक लोगों को, या फिर और भी कुछ संस्थाएं हैं जैसे एआईसीटी और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फंडिंग करती हैं। तो ये लोग शुरू में आपसे एक प्रपोजल, कॉल फॉर प्रपोजल करके आता है इनका नोटिफिकेशन, और उस वक्त हम कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं और ये रिसर्च हम कैसे करने वाले हैं, इसका एक आउटलाइन और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। और रिसर्च सिनॉप्सिस ये भी आउटलाइन ही है, ये भी एक फ्रेमवर्क है, ये भी, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ये फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन रखते हैं। फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन का मतलब है कि रिसर्च अभी हमने शुरू नहीं किया है। इट इज सिंपली द प्लान ऑफ रिसर्च दैट यू आर पुटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कि हम क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। उसके लिए जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं या फिर प्रपोजल कहते हैं। दूसरा एक जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं जिसको कहा जाता है रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च आर्टिकल। तीसरा एक डॉक्यूमेंट जो हम लोग जनरली तैयार करते हैं खास करके जब डॉक्टरल प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो उस वक्त हम रिसर्च थीसिस या डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इसी का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम समरी कहते हैं, और हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी थीसिस के साथ एक छोटा और डॉक्यूमेंट हम लोगों को सबमिट करना होता है जो होती है हमारे डॉक्टरल प्रोग्राम के थीसिस की समरी, जो लगभग 25 से 30 पेजेस की जनरली होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जनरली हम लोग तैयार करते हैं जब भी कोई रिसर्च एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं। अभी जब भी हम रिसर्च स्टडी की बात करते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को 4 अलग-अलग डिसिप्लिन का नॉलेज होना अपेक्षित है। इवन आप छोटा-सा 20-22 पेजेस का एक रिसर्च आर्टिकल भी तैयार कर रहे हो, तो उस वक्त आपको 4 अलग-अलग डिसिप्लिन का नॉलेज होना अपेक्षित है, और किसी एक एरिया में भी आप कमजोर हैं, तो शायद आपका रिसर्च जो है वो थोड़ा कमजोर सा हो जाएगा। यानी क्या, वो एक तो ठीक जगह पब्लिश नहीं हो पाएगा, या फिर आपको कुछ चीजें आउटसोर्स करने की नौबत आ सकती है। तो ये 4 फंक्शनल एरियाज क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसर्च करते वक्त आप किसी भी डिसिप्लिन के क्यों ना हो, आप साइंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर हो या फिर लाइफ साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट्स, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो एक मिक्स क्राउड होगा ही। तो हम सब एकेडमिशियंस है, तो हम लोग सब रिसर्च तो करते ही है। तो रिसर्च करते वक्त सबसे पहले हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना होता है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपको ये वर्ड मालूम है और इसकी डेफिनेशन भी शायद मालूम होगी, पर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का तो लेक्चर ले नहीं रहे ना, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पर फिर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आप मुझे एक लाइन में पूछते हैं, तो उसका जवाब बन जाता है कि हम एग्जैक्टली exactly क्या रिसर्च करना चाहते हैं, यानी व्हाट इशू को हम एड्रेस करते हैं, हम क्या रिसर्च प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हम ये रिसर्च कैसे करने वाले हैं, और ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए जो एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन बना है रिसर्च से रिलेटेड, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। एक लाइन में अगर आप मुझे पूछते हैं कि सर व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू, तो आई विल डिफाइन इट एज रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट्स विद टॉपिक सिलेक्शन एंड एंड्स एट डेटा कलेक्शन। और टॉपिक सिलेक्शन से लेके डेटा कलेक्शन के बीच में जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, उसी को शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। आप अगर सोचते हो थोड़ा सा कि रिसर्च करने की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक आइडेंटिफाई करना होगा, भले ही आप रिसर्च आर्टिकल क्यों ना लिख रहे हो या फिर रिसर्च थीसिस क्यों ना लिख रहे हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक लगेगा। उसके बाद टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम टाइटल तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर रिसर्च क्वेश्चंस, फिर ऑब्जेक्टिव्स के स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। उसके बाद आपका रिसर्च मॉडल या जिसको हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। उसके बाद फिर रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन जिसको स्टडी डिजाइन भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन डिजाइन करोगे, या फिर आप अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो
तो आप अपना एक्सपेरिमेंट प्लान करोगे, डिजाइन करोगे, उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट विल बी यूजिंग, उसके बाद फिर सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजन, और उसके बाद फिर वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रोसीजर टू गैदर द रिक्वायर्ड डेटा, जिसको हम डेटा कलेक्शन मेथड्स कहते हैं। तो ये जो बास्केट है, ये जो टॉपिक की पूरी बास्केट है, इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली रिसर्च मेथोडोलॉजी सभी डिसिप्लिन के लिए अलग होता है। जैसे कोई लैंग्वेजेस में स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसकी रिसर्च करने की पद्धत कुछ और होती है। उसमें बेसिकली कोलेशन और कंपाइलेशन पे फोकस होगा, लैंग्वेज और लिटरेचर में। वही अगर आप सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे फोकस मेजरली सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे होगा, जिसमें आप टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल्स डिड्यूस करोगे, और वेरिएबल्स को डिड्यूस करने के बाद एक क्वेश्चनियर तैयार करोगे आप, और वो क्वेश्चनियर आप आपके टारगेट रेस्पोंडेंट से वो फिलअप करा लोगे, और वो जो डेटा आएगा उसको आप प्रोसेस करोगे और रिपोर्ट तैयार करोगे, और आपकी फाइंडिंग्स उसमें रिपोर्ट करोगे। तो ये पद्धत है खास करके सोशल साइंसेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट में। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइंस की या टेक्नोलॉजी की, तो उसमें मोस्टली एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च होता है। और एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च में एक तो आप लेबोरेटरी में रिसर्च करते हो, या फिर कुछ फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकते हैं। और उसमें फोकस होता है कि आप कुछ एपरेटर्स, मशीन्स, गैजेट्स या फिर कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं, ये यूज करके, या कोई मशीन्स भी हो सकती है जो यूज करके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, और जो रीडिंग्स आ रही है उसकी जॉटिंग्स लेके, जिसको हम डेटा कहेंगे, वो डेटा को प्रोसेस करके आप रिजल्ट्स डिड्यूस करोगे और उसको रिपोर्ट करोगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, ये डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन डिफर करती है, दैट इज द बॉटम लाइन। दूसरा एक डिसिप्लिन जिसका नॉलेज हम लोगों को रिसर्च करते वक्त होना चाहिए, वो है स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जहाँ पे खत्म होता है, वहीं से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुरू होता है। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने बात की टॉपिक सिलेक्शन से लेके डेटा कलेक्शन तक। तो डेटा तो गैदर हो चुका है, वो डेटा को गैदर करके हम लोगों को प्रोसेस करना होता है, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं, सो दैट वी कैन डिड्यूस रिजल्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ प्रोसीजर। इस तरफ हमारा डेटा है जो हमने गैदर किया है, प्राइमरी डेटा या इंपिरिकल डेटा जिसको हम कहते हैं, और इस तरफ है हमारे रिजल्ट्स, जिसको आप फाइंडिंग्स भी कहते हो। तो आपको डेटा को रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना होता है, और इसके बीच में एक स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और ऑफ कोर्स आपको सिर्फ अगर आरएम का नॉलेज है तो आप यहाँ तक का पार्ट तो कर पाओगे, बट व्हाट अबाउट दिस। और मैंने भी देखा कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर यहाँ तक तो स्मूथली कर लेते हैं प्रोसेस, बट व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस दे स्टार्ट आउटसोर्सिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, टेक इट फ्रॉम मी। तो आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर जो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करते वक्त मोस्टली हम दो चीजें करते हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स का सेट है जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं, और इस तरफ है हमारे हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स। एनालिसिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करते हैं, और हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। तो ये दो चीजें आती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, और हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, कौन से हैं, और वो वेरिएबल्स का ट्रीटमेंट हमको क्या करना है। और उसी के साथ हमने जो हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स एक के नीचे एक लिखे हैं, वो हाइपोथेसिस को हमको टेस्ट कौन सी लगानी है, और वो यूनिवेरिएट करना है, बाइवेरिएट करना है, मल्टीवेरिएट करना है, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करनी है, इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। ये हो गया दूसरा डिसिप्लिन जिसका नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को होना चाहिए जब हम रिसर्च करते हैं। तीसरा एक डिसिप्लिन है जिसको कहते हैं हम साइंटिफिक राइटिंग का डिसिप्लिन। साइंटिफिक राइटिंग हम लोगों को हेल्प करती है हमारे थीसिस को तैयार करने में, या हमने जो रिजल्ट्स डिड्यूस किए हैं उसको रिपोर्ट करने में, या फिर पूरा का पूरा रिसर्च स्टडी का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए एक डिसिप्लिन माना जाता है जिसको साइंटिफिक राइटिंग कहा जाता है। ऑफकोर्स आप रिसर्च कर रहे हो तो उसका रिपोर्ट भी तो तैयार करोगे, और रिपोर्ट तैयार करते वक्त
बहुत सारी चीजें आती है जिसमें आपको लिखना है, आपको ड्राफ्ट तैयार करने हैं, और इसमें इस पर्टिकुलर सेंस में आपको मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग यानी राइटिंग के जो नियम हैं, ड्राफ्टिंग का जो कन्वेंशंस है, ये आपको मालूम होना अपेक्षित है, जिसको मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग कहते हैं। और मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग कम्स अंडर साइंटिफिक राइटिंग। देन दूसरा, हम लोगों को थीसिस तैयार करते वक्त रेफरेंसेस तैयार करने हैं, साइटेशंस तैयार करने हैं। तो ऑफ कोर्स आपको साइटेशंस और रेफरेंसेस का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तीसरा, फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट को सेट भी तो करना है, और उसके साथ साथ आपको इसका फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं। जैसे आप सिनॉप्सिस बना रहे हो तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि 12-15 पेजेस के ऊपर जनरली सिनॉप्सिस जाता नहीं है, और ये 12-15 पेजेस में हम लोगों को लिखना क्या है, कितने सेक्शंस तैयार करने हैं, कौन से सेक्शंस तैयार करने हैं, और इन सेक्शंस को कौन से ऑर्डर में हम लोगों को प्रेजेंट करना है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ अवर रिसर्च डॉक्यूमेंट। उसी तरीके से अगर आप थीसिस तैयार कर रहे हो, डिसर्टेशन रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो उस वक्त आपको ये मालूम होना जरूरी है कि डिसर्टेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मुख्य 3 कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं, जिसको प्रिलिमिनरीज, बॉडी और एंड मैटर कहा जाता है। तो प्रिलिमिनरीज में लगभग 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कैसे तैयार करते हैं, और कौन से ऑर्डर में वो प्रेजेंट किए जाते हैं, और ये सब सॉफ्टवेयर से ही आज की डेट में किया जाता है फॉर्मेटिंग का काम। तो इसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना अपेक्षित है। उसके साथ साथ जब हम बॉडी की बात करते हैं रिपोर्ट की, तो उसमें IMRAD फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है, कितने चैप्टर्स लिखने हैं, कौन से चैप्टर्स लिखने हैं, और कौन से ऑर्डर में ये चैप्टर्स प्रेजेंट करने हैं, और वो चैप्टर में सब हेड्स क्या है। जैसे आप सबको मालूम है कि थीसिस में इंट्रोडक्शन नाम से चैप्टर नंबर 1 जाएगा, तो चैप्टर नंबर 1 में 1.1 से लेकर 1.8 तक हेड्स आते हैं। ये हेड्स क्या है, इनके टाइटल्स क्या हो गए, इसमें हम लोगों को क्या लिखना अपेक्षित है, ये सब को लेकर रिटर्न रूल्स बने हैं। साइंटिफिक राइटिंग जिसमें कुछ मैनुअल्स या हैंडबुक्स ऑलरेडी तैयार किए गए हैं कुछ संस्थाओं की तरफ से, जिसमें हार्वर्ड का नाम राइट ऑन द टॉप आता है। हार्वर्ड के मैनुअल्स और हैंडबुक्स आते हैं, ISO के हैंडबुक्स है, या फिर APA स्टाइल के आपके मैनुअल्स और हैंडबुक्स है, जिसमें ये पूरी की पूरी प्रोसेस कि आपने आपका रिसर्च रिपोर्ट कैसे तैयार करना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी दी है, और ये साइंटिफिक तरीके से इन्होंने समझाया है। और ये एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को नॉलेज नहीं होता है, और जिसकी वजह से अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ, अगर आप प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, रिसर्च बहुत अच्छा सिंसियरली किया है, तो ऑफ कोर्स वो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आपके स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ऑफ कोर्स हम खाना अच्छा तो बना रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि खाना अच्छा बनाने के बाद उसकी गार्निशिंग भी अगर अच्छी कर देते हो आप, उसका प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से कर देते हो, तो खाने की लज्जत बढ़ती है। तो साइंटिफिक राइटिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हम लोगों को गाइडलाइंस रेंडर करता है रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ योर रिसर्च। उसके बाद साइटेशंस, रेफरेंसेस, और उसके बाद एंटायर स्ट्रक्चरिंग एंड द फॉर्मेटिंग, द लेआउट एंड एवरीथिंग which constitutes the physical presentation of your research document। ये सब गाइडलाइंस इस डिसिप्लिन में दी गई हैं। और चौथा पार्ट है जिसका नॉलेज सभी रिसर्च स्कॉलर्स को होना चाहिए, जो है रिसर्च पब्लिकेशंस। और इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मैं क्विकली समझा देता हूँ। इसमें आप अगर रिसर्च आर्टिकल्स सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको जर्नल सिलेक्ट करते वक्त भी नॉलेज होना चाहिए कि हमने जो आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, वो आर्टिकल, सॉरी, हमने जो तैयार किया हुआ है वो आप पब्लिश कहाँ कर सकते हो। और आपको जो बहुत ही रिनोन्ड पब्लिशर्स जिनके नाम मालूम होंगे शायद, विले या एल्सवेयर या फिर एम्ब्राइड इंसाइट या स्प्रिंजर, विले, वेब ऑफ साइंसेस, स्कोपस, ये और कुछ तो इंडेक्सिंग है इसमें, स्कोपस और WOS। और बाकी जो मैंने आपको पब्लिशर्स के नाम बताए वेल नोन थे, और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इनके जर्नल फाइंडर्स आते हैं, जिसमें ये आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल प्लेस करने के बाद आपको कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करके देता है कि मैचिंग कितना हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग सॉफ्टवेयर और पोर्टल्स का ही उपयोग करते हैं आज की डेट में, इवन जर्नल सिलेक्शन के सेंस में भी। उसके साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशन में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स के बारे में।
जिसमें हम बात करते हैं प्लेगरिज्म और प्लेगरिज्म चेकर्स यानी सॉफ्टवेयर्स ही आते हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ी बात करूंगा ही। उसके बाद कॉपीराइट, पेटेंटिंग, इसके भी कुछ कन्वेंशन हम लोगों को मालूम होना अपेक्षित है। तो मैंने अभी आपको क्विकली समझा दिया है पिछले 15-20 मिनट में कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को कौन से डिसिप्लिन का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और ये चार में से कहीं पे भी आप अगर कमजोर है ना, तो अच्छा खासा रिसर्च शायद आप ठीक से पब्लिश नहीं कर पाओगे या फिर ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप रिसर्च के सेंस में अपने आप में वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये चारों एरियाज में थोड़े ट्रेनिंग की जरूरत है। और आज की डेट में ऑनलाइन फॉर्म में बहुत सारे वर्कशॉप्स इस पर्टिकुलर सेंस में, ये चारों सेंस में हो रहे हैं। ओके, तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को पता तो चल गया कि रिसर्च करते वक्त कौन से डिसिप्लिन का नॉलेज होना जरूरी है। और ये चारों डिसिप्लिन मैंने जो आपको बताया है, ये चारों डिसिप्लिन में अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कौन से हैं, मैं फिर ग्लांस दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सा सब्जेक्ट है। पर मैं चारों सेंस में, यानी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से सॉफ्टवेयर कौन से स्टेजेस में हम यूज कर सकते हैं वो समझा देता हूँ अभी। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते वक्त हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वो समझा देता हूँ। कौन से डिसिप्लिन के लिए, कौन से फंक्शंस के लिए, कौन सी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर बेटर ऑप्शंस रहेंगे वो समझा रहा हूँ। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। उसके साथ साथ राइटिंग मैकेनिक्स, साइटेशंस और रेफरेंसेस जनरेट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं और हमने कौन से यूज करने चाहिए वो भी समझ लेंगे। और एक हाथ में डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा आपको। और उसके साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशन के सेंस में जर्नल सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये तो इटसेल्फ सेपरेट टॉपिक, 1.5-2 घंटे मुझे लग जाते हैं इसके लिए। पर स्टिल अगर टाइम रहता है तो मैं डेफिनेटली कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। उसके साथ साथ प्लेगरिज्म चेकर्स आते हैं, वो कौन से हमने यूज करने चाहिए वो भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं एक एक सेक्शन, चारों सेक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, आरएम स्टैटिस्टिक्स, ये पहला सेक्शन आरएम, इसको लेके हम सॉफ्टवेयर कौन से यूज हो सकते हैं वो देखेंगे। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं वो देखेंगे। फिर साइंटिफिक राइटिंग में कौन से टूल्स और कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हम देखेंगे। और आखिरी में हम लोग देखेंगे पब्लिकेशन एथिक्स, और खास करके प्लेगरिज्म को लेके या फिर पैराफ्रेजिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला सेक्शन जो है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप देख सकते हो ये मैंने आपको स्टेजेस दिखाई थी। इसमें ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन, टाइटल फिक्सेशन के लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर बने नहीं है, ये तो हमको ये अभी भी मैन्युअली वर्कआउट करना है क्योंकि ये सोचने वाली बात होती है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स कैसे तैयार करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं या हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, इसको लेके अभी तो कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। रिसर्च डिजाइन के सिलेक्शन के लिए भी अभी तक तो कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। उसके इमीडिएट बाद स्टेप आती है वो है लिटरेचर रिव्यू। हाँ, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बोलने से अच्छा इसमें बहुत सारे सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जिसको हम कह सकते हैं, ये अवेलेबल है। तो मैं एक 10 मिनट के लिए आपको ये सोर्सेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देख लेते हैं कि ये सोर्सेस हम यूज कैसे करेंगे रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करते वक्त। तो लिटरेचर रिव्यू आपको शायद मतलब मालूम होगा, मैं बहुत ज्यादा थियरी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आईसीटी का वर्कशॉप है। तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। लिटरेचर रिव्यू का मतलब शायद आपको मालूम होगा, इसमें दो टर्म्स है, एक है लिटरेचर और दूसरा है रिव्यू। लिटरेचर का मतलब है हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल है उसको हम लिटरेचर कहते हैं। और रिव्यू का मतलब है ये जो ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल है जिसको हम लिटरेचर कह रहे हैं। एंड लिटरेचर इज नथिंग बट हमारी जैसे जो प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स ने हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक पे ऑलरेडी काम करके कुछ ना कुछ पेपर्स या थेसिस या फिर रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं जिसको हम लिटरेचर कह रहे हैं। और रिव्यू में एक्चुअली ये लिटरेचर को हम ढूंढ रहे हैं, हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें से कुछ स्टडीज का या कुछ पब्लिश्ड मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसको हम हमारे पेपर में रेफर कर रहे हैं, यानी साइटेशंस और रेफरेंसेस दे रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू ढूंढते कैसे, मैं फोकस कर रहा हूँ इसे 4 स्टेप प्रोसेस एक्चुअली। लिटरेचर रिव्यू में 4 स्टेप्स आती है जिसमें स्टेप नंबर 1 होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, जिसको सर्च स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। तो ये सर्च स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी की जो 3 स्टेप्स है वो हम एक्सप्लेन
मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू का सेशन नहीं है हमारा, तो ये आईसीटी का सेशन है, इसलिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की ही बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सर्च स्ट्रेटेजी की। तो जब हम प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स का लिटरेचर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सर्च इंजन जो यूज करके हम ये लिटरेचर ढूंढ सकते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस या फिर रिपोजिटरीज, आप इसको रिपोजिटरीज या डिपॉजिटरीज आप इसको बोल सकते हो। तो ये दोनों सोर्सेस हम लोग जनरली यूज करते हैं रिलेवेंट लिटरेचर ढूंढने के लिए। तो दोनों में क्विकली आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या हैं, और एक कोई तो भी डेमोन्स्ट्रेशन इसमें से देखेंगे, और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ये कौन से ऑप्शंस हैं, और इसमें से कोई एक का या दो का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे हैं सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन में जो बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए वो है गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर में जनरली हम रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढते हैं, रिसर्च पेपर्स आप जिसको कहते हैं। तो गूगल में रिसर्च आर्टिकल, गूगल स्कॉलर में रादर रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। पर वही इसी सेंस में एक टर्म है जिसको कहा जाता है ईटीडीज। ईटीडीज का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशंस। तो ईटीडीज भी हम लोग लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करते हैं, और इसके लिए हम लोग जनरली शोध गंगा नाम की साइट यूज करते हैं जो इनफ्लिप नेट की है। शोध गंगा ये इंडियन गवर्नमेंट का ही इनफ्लिप नेट जो वर्टिकल है, इनफ्लिप नेट ने ये साइट बनाई है शोध गंगा। और शोध गंगा पे हम लोग थेसिस और डिसर्टेशंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज आप बोल सकते हो। और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होती है। कोई भी लॉगिन आईडी या कोई भी पासवर्ड यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप गूगल से सीधा गूगल से आप सीधा शोध गंगा में जाके आपका जो रिलीवेंट कीवर्ड्स है वो फीड करके आप डायरेक्टली पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर वाइज। दूसरा एक सर्च इंजन, सॉरी सर्च इंजन या आप रिपोजिटरी बोल सकते हो जो इनफ्लिप नेट का ही है, वो है शोध गंगोत्री। ये शायद आपको मालूम होगा इसलिए मैं क्विकली और इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सी साइट्स है और आपने शायद यूज भी की होगी। तो वाई टू वेस्ट टाइम, तो हम ऐसे रिपोजिटरीज की बात करेंगे जो शायद आपको मालूम नहीं पर बहुत काम की, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। शोध गंगोत्री जो है ये भी इनफ्लिपनेट का ही वर्टिकल है, और इसमें आपको रिसर्च सिनॉप्सिस की ये रिपोजिटरी है, और यहाँ पे आपको रिसर्च सिनॉप्सिस मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनफ्लिपनेट का ही और एक वर्टिकल है जिसका नाम है शोध सिंधु। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे आप गूगल स्कॉलर पे रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढते हो, वैसे ही आप शोध सिंधु पे भी रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शोध हमने बात कर रहे हैं हम लोग सर्च इंजिन्स की, और ये सर्च इंजिन जैसे ही काम करते हैं, पर ये रिपोजिटरीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इनको। गूगल स्कॉलर के अलावा और एक रिपोजिटरी जिसका आप नाम नोट करके रख सकते हो जो है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक। टाइम रहा तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, बहुत अच्छी ये सर्च इंजिन है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लॉगिन नहीं है। जैसे हम गूगल स्कॉलर में ढूंढते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में हम लोगों को ढूंढना होता है। और मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, गूगल स्कॉलर का बुलियन कमांड्स वगैरह इसमें यूज होते हैं, और एडवांस सर्चिंग के गूगल स्कॉलर में कुछ ऑप्शंस है। और मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर गूगल स्कॉलर तो यूज करते हैं, पर उनको गूगल स्कॉलर सर्चिंग कैसे करते हैं ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। इसलिए मैं एक 5 से 10 मिनट गूगल स्कॉलर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मैं ये इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ इसलिए मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी गूगल स्कॉलर के होम पेज पे जा रहा हूँ, और वहां से हम लोग एक मिनट के मुझे स्टॉप शेयरिंग करना होगा।
आपको मेरी गूगल की सर्च विंडो दिख रही है क्या? सर देख रहे हैं। यस सर, यस सर। ओके, मैं ये बताऊं ना गूगल स्कॉलर का, या मालूम है आप लोगों को ये सब? नहीं सर, एक बार बताइए। सर बताइए सर प्लीज। साइट से इंटरेक्शन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं अभी गूगल की सर्च विंडो में हूँ और यहाँ पे मैंने गूगल स्कॉलर टाइप किया है और एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं गूगल स्कॉलर की जो लिंक आ रही है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। हम लोग अभी गूगल स्कॉलर के होम पेज पे हैं। और जब हम गूगल स्कॉलर पे कुछ सर्चिंग करते हैं तो सबसे पहली स्टेप जो होती है, हम लोगों को चाहिए होते हैं कीवर्ड्स। Means before getting on to Google Scholar, we are supposed to list out our keywords कि हम कौन से कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। और ये कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो एक सेपरेट ट्रेनिंग का पार्ट है, पर आज आईसीटी का ट्रेनिंग है इसलिए मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कीवर्ड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। पर मेरे पास कुछ मेरे ही रिसर्च स्टडीज के कीवर्ड्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, वो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल स्कॉलर में आप अपना टॉपिक जैसे के वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस हम लोगों को फीड करने होते हैं। तो मैंने कीवर्ड कुछ आइडेंटिफाई करके रखे हैं। मेरा जो रिसेंट एक पेपर पब्लिश हुआ है उसके मेरे फ्रेश है माइंड में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक कीवर्ड है। तो ये मैंने टाइप किया गूगल की सर्च विंडो में और इसको मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। वही आप देखेंगे कि जब मैंने ये कीवर्ड फीड किया है गूगल स्कॉलर में तो मुझे लगभग 24,50,000 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 24,50,000 बहुत ज्यादा रिजल्ट्स है ये। ओके, तो एक्चुअली जब मैं ये कीवर्ड फीड कर रहा हूँ तो ये कीवर्ड में ही 4 वर्ड्स है। एक थियरी ये पहला वर्ड है, ऑफ ये दूसरा वर्ड है, प्लांट ये तीसरा वर्ड है और बिहेवियर ये फोर्थ वर्ड है। जब मैं इस तरीके से टाइप करता हूँ तो गूगल स्कॉलर क्या करेगा, इन पर्टिकुलर यानी ये थियरी का जो नाम है ये नाम को कंसीडर ना करते हुए 4 अलग अलग वर्ड का सर्चिंग कर रहा है ये, और मुझे रिजल्ट दे रहा है 24,50,000। पर मुझे ये वर्ड्स जो है थियरी अलग, ऑफ अलग, प्लांट अलग और बिहेवियर अलग, ऐसे 4 डिफरेंट मुझे सर्चेस नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये फ्रेज चाहिए। फ्रेज का मतलब है कि ये वर्ड्स ऐसे ही ऑर्डर में इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में मुझे चाहिए सर्च करते वक्त। तो हम लोगों को अगर गूगल स्कॉलर को कमांड देना है कि भाई तू सेपरेटली मत ढूंढ ये चारों शब्दों को, इसको एज ए फ्रेज ढूंढो, तो हम इसके लिए ये जो वर्डिंग है हमारी कीवर्ड की इसको हम डबल कोट में डाल देते हैं। अभी मैं इसको डबल कोट में पुटअप कर रहा हूं और मैं अभी सर्च कर रहा हूँ इसको। आप फर्क देखेंगे क्या फर्क आ रहा है सिर्फ डबल कोट की वजह से। देखिए पहले हमारे रिजल्ट थे 24,50,000, अभी हम लोग रिड्यूस होके आए हैं सिर्फ 2,84,000 पे। ये मैजिक है आपके, सिंपल आपने सिर्फ डबल कोट यूज किया है जिसकी वजह से गूगल स्कॉलर इसको एज ए फ्रेज यानी ये ऐसे के ऐसे शब्द इसी सीक्वेंस में ढूंढने की कोशिश कर रहा है और हम लोगों को ये फ्रेज दे रहा है। As you can see, these many results have been generated. Okay, पर रिसर्च करते वक्त या लिटरेचर रिव्यू करते वक्त मैं सिर्फ एक कीवर्ड पे तो काम नहीं कर रहा हूँ ना। एक जनरल कन्वेंशन ऐसा होता है कि 3 से 5 कीवर्ड्स होने चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5। 5 के ऊपर नहीं और 3 के नीचे नहीं, ऐसा एक कन्वेंशन माना जाता है। तो ऑफ कोर्स मैं और एक कीवर्ड इसमें ऐड कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बुलियन कमांड्स। बुलियन कमांड्स जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। वैसे 4-5 भी है पर जो ज्यादा यूज होती है, एक है एंड कमांड, दूसरी है और कमांड और तीसरी है नॉट कमांड। नॉट तो मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को यूज करते हुए, एंड और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो एंड कमांड आप कब यूज करोगे, जब आपके पास एक से ज्यादा कीवर्ड्स है जो जनरली होते ही है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये
जो कीवर्ड्स है ये डिस्टिंक्ट है, यानी पहला कीवर्ड और दूसरा कीवर्ड इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है। तो जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हो तो उस वक्त हम पहला कीवर्ड में डबल कोट में पुटअप करने के बाद एंड कमांड यूज करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा कीवर्ड हम यहाँ डबल कोट में टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंड कमांड के बाद दूसरा कीवर्ड है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, ये टाइप कर रहा हूँ डबल कोट में और अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर। ठीक है, 2,84,000 रिजल्ट्स थे पहले, अभी मैं आ गया हूँ सीधा 16,500 पे। इसका साफ मतलब क्या है, जितना मैं स्मार्टली गूगल स्कॉलर को सर्च करूंगा उतना ज्यादा वो मुझे क्लोजली रिलेटेड पेपर्स के पास लेके जाएगा, जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसके नजदीक लेके जाएगा। यानी क्या, गार्बेज बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जो भी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो पेपर्स रिलीवेंट ही दिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वो ये है कि हमने जो कीवर्ड्स यहाँ फीड किए थे वो कीवर्ड को गूगल सर्च करने के बाद हाईलाइट भी करके दे रहा है। आप देख रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने यहाँ पे टाइप किया था, ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है। और थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर मैंने डबल कोट में डाला था, ये देखिए ये बोल्ड में इसको हाईलाइट कर दिया। यानी क्या, ये पेपर मेरे बहुत ही ज्यादा काम का पेपर है क्योंकि मैंने सर्चिंग ही उस तरीके से की है। इसको स्मार्ट सर्चिंग कहते हैं या साइंटिफिक सर्चिंग हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद और एक हम एंड कमांड यूज करेंगे। अभी है 16,500 रिजल्ट्स और मैं तीसरा कीवर्ड ऐड कर रहा हूं। इफ सपोज वो है परचेस इंटेंशन, तीसरे कीवर्ड को भी मैंने डबल कोट में डाल दिया है। अभी मैं चेक कर रहा हूं कि कितने रिजल्ट्स ये जनरेट करके दे रहा है। लेट अस सी। ठीक है, 16,500 से हम लोग आए हैं 7,430 पे और आप देख रहे हो कि ये सब कीवर्ड्स और ये सब पेपर्स काम के आ रहे हैं बॉस। ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर भी है, परचेस इंटेंशन भी है और ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन शॉपिंग का ही है ये पेपर। आप देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर और परचेस इंटेंशन, ये सब पेपर्स मेरे तो बहुत काम के लग रहे हैं बॉस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एंड कमांड यूज करके जो पेपर्स हम ढूंढ रहे हैं उस तक मीनिंगफुली पहुंच सकते हैं। अभी बात करते हैं और कमांड कब यूज करते हैं। जैसे मैंने एंड के बारे में बताया आपको, एंड तब यूज करते हैं जब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स ढूंढते हैं। डिस्टिंक्ट में आप देखेंगे ये मेरा पहला कीवर्ड है, ये दूसरा और ये तीसरा, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, रिलीवेंस नहीं है। बट और कमांड कब यूज करते हैं, जब हम क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास ये कीवर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑफ कोर्स मुझे गूगल स्कॉलर ये कीवर्ड और ये कीवर्ड ढूंढ के तो दे रहा है, पर मुझे अगर ऐसे भी पेपर्स चाहिए कि जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ इंटरनेट शॉपिंग वर्ड आ जाए, तो ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट शॉपिंग ये एक ही तो बात है। पर कुछ रिसर्च स्कॉलर ने उनके पेपर में ऑनलाइन शब्द का प्रयोग किया होगा और कुछ रिसर्च स्कॉलर ने इंटरनेट शॉपिंग का शब्द प्रयोग किया होगा, तो मुझे ये भी तो पेपर्स चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग के बाद यहाँ पे और कमांड दे दूंगा कैपिटल में और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरनेट शॉपिंग, डबल कोट कंप्लीट और फिर एंड कमांड हमारा कंटिन्यू हो रहा है। अब ये और कमांड लगाने के बाद ऑफ कोर्स हम सिनोनिमस वर्ड्स को भी सर्च कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस इसने हमको दिया है 7,430, और लगाने के बाद ये डेटाबेस बढ़ने के चांसेस है क्योंकि हम सिनोनिमस वर्ड वाले पेपर भी इंक्लूजन कर रहे हैं हमारे सर्च में। तो मैं अभी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लेटेस्ट चेक, ये 7,430 है अभी तक। तो ये अभी कितने आते हैं देखते हैं। लगभग 400 पेपर्स बढ़ गए हैं, 7,890, ये सिर्फ और कमांड यूज करने की वजह से। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है, ये डबल कोट का प्रयोग कैसे करते हैं फ्रेज ढूंढने के लिए गूगल स्कॉलर में। दूसरा मैंने आपको बताया कि बुलियन कमांड्स कौन से होते हैं और कैसे यूज करते हैं गूगल स्कॉलर को मीनिंगफुली सर्च करने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस। एडवांस सर्चिंग में जाने से पहले एक ऑब्वियस क्वेरी ये आती है कि क्या ये सर फुल लेंथ पेपर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां जहां ये पीडीएफ लिखा हुआ है
ये पेपर्स आप आसानी से ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये पेपर की पीडीएफ दिख रही है, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं। ये डाउनलोड की बटन आपको दिख भी रही है। ये हिट करने के बाद ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। पर जो पेपर्स में पीडीएफ नहीं है, जैसे ये एक पेपर है, इसका पीडीएफ दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए कुछ वेबसाइट्स और आती है जो यूज करके आप पेपर्स रिट्राइव कर सकते हो। पर फिलहाल मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आज के सेशन में, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ लिटरेचर रिव्यू इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर यूज इन रिसर्च। तो मैं कॉम्प्रहेंसिवली बताना चाहता हूँ, लिटरेचर रिव्यू इज द वन ऑफ द एक्टिविटीज ना, और ये समझाने के लिए मुझे लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। गूगल स्कॉलर में कुछ एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे, पर ये जो इसको फिल्टर्स कहा जाता है एक्चुअली, गूगल स्कॉलर में फिल्टर्स बहुत कम दिए गए हैं। एक फिल्टर दिया गया है, वो है टाइम का फिल्टर। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये एनी टाइम का फिल्टर होता है। और आपको अगर सिर्फ पिछले 5 साल के ही पेपर्स ढूंढने हैं तो आप यहाँ कस्टम रेंज में जाएंगे। अभी क्या आ रहा है, ये गूगल के डेटाबेसेस में जितने भी पेपर्स है वो सब यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं। पर आपको चाहिए सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर्स, तो आप ये कस्टम रेंज पे क्लिक करेंगे, मैं कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आप एक रेंज दे देंगे, इफ सपोज मुझे 2016 से 2021 के बीच में के ही पेपर्स चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी सर्च कर रहा हूँ, ये 7890 है। चेक करते हैं पिछले 5 साल में कितने पब्लिश हुए हैं। 5330 पेपर्स हैं पिछले 5 साल के। तो ये एक ही फिल्टर यहाँ पे मीनिंगफुली यूज कर सकते हैं आप गूगल स्कॉलर में। पर बाकी जो रिसोर्सेस है उसमें, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है, इवन माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। टाइम की कमतरता की वजह से मैं माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक का आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ, पर आपको नाम पता चल गया है और सर्चिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ये मैंने बता तो दिया है। आप माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में भी सर्चिंग कर सकते हो। और इसी तरफ आप देखेंगे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ टाइम फिल्टर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे सॉर्ट बाय रिलीवेंस का एक दिख रहा है। ये एक दो ही फिल्टर्स है, पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट दिखेगी फिल्टरिंग की। जैसे आप ईयर वाइज कर सकते हो, लैंग्वेजेस वाइज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप वाइज कर सकते हो, आप पब्लिशर वाइज कर सकते हो। बहुत सारे फिल्टर्स वहां पे हैं इसमें। और एक गूगल स्कॉलर बंद करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एडवांस सर्चिंग का एक बेहतरीन ऑप्शन दिखता है। फिलहाल ये सब कमांड्स में निकाल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे आप हिट करेंगे तो यहाँ एडवांस सर्चिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और इसमें आप कुछ कीवर्ड फिल कर सकते हो। जैसे मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ढूंढ रहा हूँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला जो आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है एनीवेयर इन द आर्टिकल। जो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हैं वो आपको गूगल स्कॉलर बाय डिफॉल्ट उसके डेटाबेस में जो पेपर्स है वो पेपर के अंदर 20-22 पेजेस जो भी हैं वो पेजेस के अंदर कहीं पे भी वो वर्ड होगा तो भी गूगल स्कॉलर ढूंढ के दे रहा है। पर अगर हम लोगों को वो कीवर्ड पेपर के टाइटल में ही चाहिए तो हम लोग ये कमांड यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी हिट कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली डिसिलेक्ट हो गया और ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और टाइम का फिल्टर यहाँ से भी आप लगा सकते हो, 2016 से 21 लगा के रखा है ऑलरेडी। और अभी सर्च करते हैं कुछ आ रहा है क्या। 3520 पेपर्स आए हैं जो थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर सिर्फ टाइटल में है, ऐसे पेपर्स। ओके, तो गूगल स्कॉलर के बारे में मेरे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर फॉर द टाइम बिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग देखेंगे डेटाबेस सर्चिंग, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस कैसे सर्च करते हैं। तो मैं एक पल भर के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। या उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से जा रहा हूँ डेटाबेसेस में। और फिर मैं, देखिए मैं अभी गूगल की सर्च विंडो में हूँ, प्लेन गूगल में। और यहाँ पे मैं हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है RTMNQ, इसकी वेबसाइट को मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। और नागपुर यूनिवर्सिटी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट के होम पेज पे ई लाइब्रेरी दिख रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है हमारे पास। ये यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये पूरा मेन्यू फ्लैश हो रहा है।
और इसमें कुछ गेटवेज दिए गए हैं, जैसे ई शोध सिंधु का गेटवे आपको यहाँ से मिल जाएगा, ई बुक्स का गेटवे है, बाद में ये पुस्तकालय बुक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ई थीसिस के लिए शोध गंगा का गेटवे है, ई पीजी पाठशाला का गेटवे है, इन्फिलिपनेट का गेटवे है यहाँ से। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, वो है रिमोट लॉगिन। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस जो होते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए, उसका एक्सेस यहाँ से हमको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। और हमारी यूनिवर्सिटी ने लगभग 12 से 15 इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का सब्सक्रिप्शन किया है। ये पेड सोर्सेस होते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी से जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको ये रिमोट लॉगिन अगेंस्ट रिक्वेस्ट ये दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और आप में से अगर कोई पीएचडी सुपरवाइजर होगा तो आपको भी ये लॉगिन आईडी जो है ये यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, और एक हफ्ते भर के अंदर आपको ये रिमोट लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका लॉगिन आईडी है मेरे पास, तो इसको यूज कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ पे आ चुके हैं रिमोट लॉगिन में, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यूजर साइड। ये यूजर साइड है और ये एडमिन साइड है, तो हम तो यूजर्स है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हियर पे। और यहाँ पे हमारे पास ई रिसोर्सेस आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है ई रिसोर्सेस, जिनको ई जर्नल कहा गया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी ई बुक्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं जर्नल्स का बता रहा हूँ आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए। ई जर्नल्स, इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे मैं बता भी रहा था कि 12 से 15 इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को हमारी यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब किया है, और ये पेड रिसोर्सेज होते हैं, पर हमको इसका एक्सेस फ्री में मिलता है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सी रिपोजिटरीज है, जिसमें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, शायद केमिस्ट्री के जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनके लिए होगी, मैंने तो यूज नहीं की है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, शायद फिजिक्स वालों के लिए हो सकती है। एनुअल रिव्यूज, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। उसमें जो काम के हैं, मैं जो बहुत बार यूज करता हूँ वो है जेकेट, बहुत काम का है ये। बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसर्च आर्टिकल्स इसमें मिल जाते हैं। जेस्टोर एक अच्छा रिपोजिटरी है जो मैं बार बार यूज करता हूँ। ये मैथ्स नेट दिख रहा है, शायद मैथ्स वालों के लिए होगा, मैंने तो यूज नहीं किया है। ऑक्सफोर्ड एक जाना माना रिपोजिटरी है। प्रोजेक्ट यूक्लिड बहुत ही पॉपुलर है। स्प्रिंजर जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। टेलर एंड फ्रांसिस भी है इसमें। वेब ऑफ साइंस, आपको भी मालूम है कि दुनिया के जो टॉप रिसोर्सेस कहलाते हैं, एक है स्कोपस पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे वेब ऑफ साइंस, जिसको WOS हम कहते हैं, वो भी इस लिस्ट में दिख रहा है आपको। और पिछले साल तक हमारी यूनिवर्सिटी में और भी कुछ डेटाबेसेस थे जो अभी मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दिख नहीं रहे, जिसमें उसका उल्लेख था, वो है एमराल्ड इनसाइट। बहुत ही तगड़ा डेटाबेस ये अभी तक तो था, मुझे लगता है शायद सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया उसका। एमराल्ड इनसाइट, ये भी रिसोर्स हमारी यूनिवर्सिटी अभी तक तो देती थी, शायद अभी सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल की प्रोसेस वगैरह चल रही होगी। पर ये भी एक अच्छा रिसोर्स है जो मैंने यूज भी किया है मेरे कुछ आर्टिकल्स तैयार करने के लिए, पार्ट अपार्ट। अभी हम लोगों को इसमें से कोई भी सोर्स जो है वो कैसे ढूंढते और पेपर्स कैसे ढूंढते हैं इसमें, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं बता भी रहा था कि इसमें वेब ऑफ साइंस, टेलर एंड फ्रांसिस, जिसको राउटलेज हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही तगड़े क्वालिटी के डेटाबेसेस हैं। तो इनको ढूंढते कैसे, इसकी लिस्ट तो लंबी है। इसमें से सिर्फ कोई एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज वेब ऑफ साइंस जो बहुत ही पॉपुलर है और टॉप का है, टॉप 2 में आता है, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए लॉगिन मांगेगा अभी मुझे, मैं ये ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लॉगिन करना होगा। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ पहले। दिस स्टिल बफरिंग। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, हाँ मैडम बोलिए। ये सिर्फ पीएचडी सुपरवाइजर ही एक्सेस कर सकते हैं सर? नहीं, पीएचडी स्कॉलर्स भी। स्कॉलर्स भी कर सकते हैं? जो लोग पीएचडी कर रहे हैं अभी, हाँ। और जिनका उनको हो ये, चुका है, जो पेपर जिनका पब्लिश हो कर, हाँ। जिनका हो चुका है उनके लिए शायद प्रावधान नहीं है कुछ। आप सुपरवाइजर है तो मिल जाता है, पर इफ सपोज
हाँ, आपका पीएचडी हो चुका है और आप सुपरवाइजर नहीं है और फिर भी इसको एक्सेस लेना चाहती है, तो आप आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे, पीएचडी किया होगा आपने, तो हाँ, उनके पास से आप उनका आईडी यूज कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या फिर ऐसा कोई बंदा ढूंढिए कि जो अभी पीएचडी कर रहा है आपके जान पहचान का, उसके पास ओके, अगर ये होगा। ओके, उनको मालूम नहीं रहता मैडम, ये पीएचडी स्कॉलर्स को भी मालूम नहीं रहता है। मैं मालूम ही नहीं रहता, इतना हाँ, सारा हाँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ, अभी इतने सारे प्रोग्राम्स में ले रहा हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया है पिछले कुछ सालों में। तो पीएचडी स्कॉलर्स को मालूम नहीं होता है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो आपकी जान पहचान में ऐसा कोई होगा जो पीएचडी कर रहा है, उसको बोलिए कि अप्लाई करे, वो ले लेगा और उसका आप यूज कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो हम लोग अभी वेब ऑफ साइंस के सर्च विंडो पे, होम पेज पे है हम लोग यहाँ पे। और ये जो विंडो है ये सर्च विंडो है। ओके, इसमें ना, सॉरी, अच्छा, मैंने शेयर नहीं की है स्क्रीन। Just a moment. I hope you can see my screen now. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Okay. मैं वेब ऑफ साइंस के होम पेज पे हूँ, एज यू कैन गेट वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन, दिस इज द होम पेज। और बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे होते हैं होम पेज पे। और इसमें हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं कीवर्ड्स की। और जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्चिंग के लिए आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और ये जो है बाय डिफॉल्ट जो आता है, इसको कहा जाता है बेसिक सर्च ऑप्शन। ऑप्शंस दो होते हैं सर्चिंग के, एक बेसिक और एक एडवांस। एडवांस आप यहाँ पे देख रहे हो। Sorry मैं ये to दोनों समझा देता हूँ, बेसिक it's, क्या है। sharing the content. सॉरी मैडम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम। So the screen is not. It's white. स्क्रीन Hello. So the It screen is visible, sir. It is visible. विजिबल, Okay, ma'am, please you check it at your end. There must be some connectivity issue because your voice is also cracking. Okay. So as other participants have confirmed, they can see my screen. So I'm proceeding now. तो सर्चिंग के दो ऑप्शंस होते हैं। कोई भी डेटाबेस आप गूगल स्कॉलर करिए, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक करिए, रिसर्च गेट करिए, आप वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, कोई भी ऑप्शन आप करिए, कोई भी सर्च करिए, उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है बेसिक सर्च और दूसरा होता है एडवांस सर्च। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बेसिक सर्च पे होते हैं और बाद में एडवांस सर्च क्या है वो भी समझा देता हूँ। तो बेसिक सर्च में अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं मेरा पहला कीवर्ड फीड कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ओके, और यहाँ पे एक अच्छे फिल्टर, जितने आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें आपको ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं, फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे एक फीचर आपको दिख रहा है जो है, आप ये कीवर्ड कहाँ ढूंढना चाहते हो, कहाँ यानी जो पेपर्स आपको भी वेब ऑफ साइंस देगा उसमें आपको ये कीवर्ड कहाँ चाहिए। तो ये ऑल फील्ड डिफॉल्ट सेटिंग होता है। ऑल फील्ड का मतलब है कि ये पेपर में कहीं पे भी आया तो भी चलेगा आपको। पर सर्चिंग तब मीनिंगफुल हो जाती है जब हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट में या फिर टाइटल में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल में मुझे अगर ये कीवर्ड ढूंढना है तो मैं यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं सर्च कर रहा हूँ अभी। तो आप देखेंगे इसने मुझे 2554 पेपर्स ढूंढ के दिए हैं। ओके, मैंने अभी तक तो एक ही कीवर्ड फीड किया है, 2554, एंड एज यू कैन सी यहाँ येलो में ये हाईलाइट होके आते हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको ये मिल रही है कि ये पेपर को कितने लोगों ने साइटेशंस दिए हैं। और आपको भी मालूम है कि जितने हाईली साइटेड पेपर्स हम रेफर करेंगे उतनी हमारे एलआर की क्वालिटी बेटर मानी जाती है। क्योंकि साइटेशंस ज्यादा, यानी दीज आर कंसिडर्ड एज द की कंट्रीब्यूटर्स, यानी एजन इज सपोज टू बी द की कंट्रीब्यूटर इन थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, रादर दिस theory is proposed by Eisen only. So how could I miss or skip this particular paper referring into my literature review? So this meaningful information we usually get ki who are all the contributors, key contributors in our discipline, and we should rather we must cite them in our research articles or research documents in general, you can say. ये हाइपरलिंक आपको दिख भी रहे हैं, आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे फुल लेंथ पेपर नहीं मिलते हैं आपको, बहुत बार एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है और बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स मिल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डीओआई मिल जाता है यहाँ से। और ये यूज करके आप फुल लेंथ पेपर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स है, इसमें आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे ये पेपर का एब्स्ट्रैक्ट, पर जनरली एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है आपको।
और कुछ देखते हैं इंफॉर्मेशन इसमें। फिल्टर्स देखते हैं। ये क्विक फिल्टर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे फिल्टर्स है इसमें। तो आपको आर्टिकल्स कौन से चाहिए, इसमें आप पब्लिकेशन ईयर वाइज देख सकते हो कि हर साल कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं। एज यू कैन सी, आप जो कीवर्ड ढूंढ रहे हो 2022 में 98 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, 2021 में 313। आप बोलेंगे सर ये डेटा का करना क्या है, ईयर वाइज अगर आपको नंबर मिलते हैं तो ऑफकोर्स आपने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सुना होगा। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते वक्त हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन लगती है कि हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक पे ईयर वाइज कितना कंट्रीब्यूशन रहा है नंबर ऑफ पेपर्स का ईयर वाइज। तो वो हम लोग बार चार्ट में जनरली प्रोजेक्ट करते हैं और उसके लिए इंफॉर्मेशन हमको लगती है बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज के लिए पार्ट अपार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको पिछले 5 साल के पेपर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 3, 4, 5 साल। और यहाँ पे नीचे जो बटन दिख रही है रिफाइन की, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ पिछले 5 सालों के पेपर्स आ जाएंगे। अभी देखिए 966 पेपर्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद मैंने पब्लिकेशन का फिल्टर लगा दिया है। अभी मैं डॉक्यूमेंट टाइप का फिल्टर लगा रहा हूँ यहाँ से। ये आर्टिकल का मतलब है ओरिजिनल आर्टिकल्स या इंपेरिकल पेपर्स आपको चाहिए होंगे, तो ये 898 इंपेरिकल पेपर्स हैं। और जनरली हम हमारे लिटरेचर रिव्यू में रिव्यू आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। जनरली सिर्फ इंपेरिकल आर्टिकल्स का ही इंक्लूजन किया जाता है, बाकी इन सब का इंक्लूजन नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स आपको जो आर्टिकल साइट करने हैं, तो वही आर्टिकल्स अगर आपको चाहिए होंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया आर्टिकल्स 898। यहाँ से मैं रिफाइन कर रहा हूँ। एज यू कैन सी 898 की लिस्ट मेरे सामने आ गई है। ओके, और ये सभी आर्टिकल्स और बहुत सारे फिल्टर्स है इसमें, जो मैं टाइम की कमतरता की वजह से इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और ये सभी आर्टिकल्स आपको सिंगल क्लिक में डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ साइटेशन रिपोर्ट पे जाके आप सिंगल क्लिक में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें एक्सपोर्ट फुल रिपोर्ट ये जो फंक्शन है, यहाँ से आप पूरा का पूरा जो 898 पेपर्स है उसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो विद ऑल द बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स। आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए एक्सेल फाइल, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेल फाइल और रिकॉर्ड्स ऑल द रिकॉर्ड्स 1 to 898, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लिटरेचर रिव्यू बेस्ड पेपर्स जो होते हैं जिसको रिव्यू पेपर्स कहते हैं। रिव्यू पेपर्स 4 प्रकार के आते हैं, एक कंसेप्चुअल रिव्यू, दूसरा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, तीसरा मेटा एनालिसिस और चौथा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये प्रकार के पेपर्स अगर आपको लिखना है तो यही प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, जो मैं आपको अभी 15-20 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके एक्चुअली मैं पूरे 6 दिन के वर्कशॉप्स लेता हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पर इस प्रकार के आर्टिकल्स हम तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है कि ऐसे कोई रिसोर्सेस हम लोगों को यूज करने होते हैं और इसको ढूंढने का तरीका क्या है। तो आप देखेंगे ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको जस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें 898 आर्टिकल्स की पूरे डिटेल्स होंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? शायद नहीं। नहीं सर, इसकी No, नहीं sir. दिख रही नो है। सर। अच्छा, अभी वो दिख रही है सर। हाँ वो कुछ तो भी बटन दब गई, और ये जो है ना इसकी वाली विंडो है ये मूव नहीं होती है, इसलिए वो गलत बटन कुछ तो भी दब जाती है। ओके, एज यू कैन सी एक्सेल फाइल में दिखा रहा था आपको, दिस इज द एक्सेल फाइल 898 वाली, रिजल्ट्स 898। और इसमें पूरे डिटेल्स आ चुके हैं, इसके टाइटल ऑथर वगैरह ये सब डिटेल्स है इसमें, एज यू कैन सी ईयर वाइज एंड ऑल। इसमें साइटेशंस एब्स्ट्रैक्ट ये सब चीजें होती हैं। ओके, मैं इसमें क्विकली आपको एडवांस सर्चिंग का ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एडवांस सर्चिंग कर सकते हो, तो इसमें हम बुलियन कमांड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहला कीवर्ड दे देंगे जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर।
दूसरा कीवर्ड आपको ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड टू क्वेरी यहाँ पे करके देखते हैं। इसका विंडो हाल ही में चेंज हुआ है, पहले ये विंडो कुछ और था। यहाँ पे आप देखेंगे ये बुलियन कमांड्स दिख रहे हैं। आप एंड यूज करना चाहते हो या फिर आप और यूज करना चाहते हो या नॉट यूज करना चाहते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं एंड ही यूज कर रहा हूँ और ये बोल रहा है कि आपका पहला कीवर्ड तो फीड हो चुका है। एंड कमांड के साथ आप क्या जोड़ना चाहते हो, तो सपोज मैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस तरीके से आप एक एक करके ये कीवर्ड्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको टाइटल में ये चाहिए क्या, और यहाँ से आप सर्च कर लोगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। 15,259 रिजल्ट्स यू कैन सी। ओके, और इसमें फिल्टर्स देख सकते हो आप। ये यूनिवर्सिटी वाइज पेपर्स है, पब्लिकेशन टाइटल वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, पब्लिशर वाइज है। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। ये सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज, डॉक्यूमेंट टाइप एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना लिटरेचर रिव्यू को लेके। आगे बढ़ते हैं और बाकी और भी सॉफ्टवेयर्स की चर्चा करनी है मुझे, अदरवाइज ये सिर्फ लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं वही सेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, वो देखेंगे। अगर आप सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उस वक्त हम लोगों को क्वेश्चनियर तैयार करना होता है, और क्वेश्चनियर प्रिपरेशन के लिए और क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आज आप सबको मालूम है कि हम जो क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चनियर को एक जो एमएस वर्ड में बनाते थे, अभी हम उनको गूगल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और गूगल फॉर्म की लिंक हम लोग सोशल मीडिया साइट्स या ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर रहे हैं हमारे पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स को। तो ये तो चीज आपको मालूम है। पर गूगल फॉर्म के साथ साथ ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी आते हैं, इसी तरीके के होते हैं जो आप यूज कर सकते हो आपका सर्वे एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन सर्वे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑनलाइन सर्वे एग्जीक्यूट करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भी तैयार कर सकते हो आप। क्वेश्चनियर फॉर्म, सर्वे फॉर्म में बात कर रहा हूँ, जिसमें दो प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, पर ये दो जो है आपकी आंखों के सामने, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। जिसमें राइट ऑन द टॉप इज सर्वे मंकी। यहाँ पे आप सर्वे फॉर्म तैयार भी कर सकते हो और अपना सर्वे फॉर्म अपलोड भी कर सकते हो इस साइट पे। और ये सर्वे मंकी में हमारे जैसे प्राध्यापक लोग हैं और बाकी भी लोग हैं, रिसर्चर्स और रिसर्च कम्युनिटी है जो मेंबर्स है। और जैसे ही हम हमारा सर्वे फॉर्म अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशंस आते हैं, और हमारे वहाँ के जो मेंबर्स है ये हमारा सर्वे फॉर्म फिलअप करके हम लोगों को भेजते हैं। तो सर्वे कंडक्ट करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक प्रोक्वेस भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्वेश्चन तैयार भी कर सकते हो और अपलोड भी करके एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, और वहां से फॉर्म्स आ जाते हैं फिलअप होके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। रिलायबिलिटी वैलिडिटी आपको शायद मालूम होगा कि हमारे जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग की जाती है। अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चनियर या फिर शेड्यूल जो होता है हमारा, वो हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और क्वेश्चनियर की हम लोग या स्केल्स जो हमने तैयार की हैं, वो स्केल्स की हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। यही अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो हम जो इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स या गैजेट्स, मशीन्स, ऑपरेटर्स वो जो यूज कर रहे हैं उसका हम वैलिडेशन करते हैं। तो वो उस प्रोसेस के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और खास करके रिलायबिलिटी कंप्यूटेशन के लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स है जिसमें एसपीएसएस का उल्लेख होता है। एसपीएसएस स्टैंड्स फॉर सोशल स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। उसके बाद स्मार्ट पीएलएस नाम से एक सॉफ्टवेयर है। एमोस एक अच्छा डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का, SEM कहते हैं इसको, उसके लिए ही ये स्मार्ट पीएलएस और एमोस यूज होता है। उसके साथ साथ जैमो भी एक सॉफ्टवेयर है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करके रिलायबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो। अभी मैं जस्ट करके दिखा देता हूँ आपको 1 मिनट में। मैं चेक करता हूँ मेरे पास कुछ फाइल्स है क्या। ये रिलायबिलिटी टेस्टिंग का एक फाइल तो दिख रहा है मेरे पास। ये इसमें ना रिलायबिलिटी का मेजर क्रॉन्सपेक्ट अल्फा ये हमको कंप्यूट करना होता है हमारे स्केल का। तो आप देखेंगे मेरे पास ये कुछ वेरिएबल्स हैं। मैंने 2 स्केल्स तैयार की है। एक है अवेयरनेस को लेके। अवेयरनेस में मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे, 1, 2, 3, 4 और 5।
और दूसरी स्केल मैंने तैयार की थी एटीट्यूड को लेके, और उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस पूछे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी ये मेरी स्केल नंबर 1 है जिसका मैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग करूंगा, और ये मेरी एटीट्यूड की स्केल नंबर 2 है जिसका मैं सेपरेटली रिलायबिलिटी टेस्टिंग करूंगा। तो ये टेस्टिंग यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये हमारा डेटा है जो हमने फीड कर लिया है सॉफ्टवेयर में SPSS के। एज यू कैन सी दिस इज द कोडेड डेटा शीट आई हैव गॉट। यहाँ से हम जाएंगे एनालाइज में, और यहाँ पे जाएंगे स्केल में, और रिलायबिलिटी एनालिसिस में यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। और इसमें सबसे पहले हम अवेयरनेस स्केल की रिलायबिलिटी देखेंगे, जिसमें 5 आइटम्स को मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखी थी और सिलेक्शन कर लिया, और इनको मैं इनपुट में लेके जा रहा हूँ। और रिलायबिलिटी का मेजर क्रॉन्सबैक अल्फा माना जाता है, जो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग होती है। यही मेजर हम अभी भी कंप्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं कंज्यूमर अवेयरनेस, ये रिलायबिलिटी टेस्टिंग के स्केल को। ओके प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉन्सबैक अल्फा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कंप्यूट होके आया है। इट इज 0.855, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने पूछे थे, तो 5। और ये जो क्रॉन्सबैक अल्फा आया है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुका है ऐसा माना जाता है, यानी हमारी जो स्केल है उसको मैंने अभी स्टैंडर्डाइज कर लिया है क्रॉन्सबैक अल्फा का कंप्यूटेशन करके। दूसरी एक स्केल का देख लेते हैं एटीट्यूड की। ये 5 आइटम्स को मैं वापस लेके जा रहा हूँ, इनका काम हो चुका है। अभी एटीट्यूड को लेके 7-8 आइटम्स है मेरे पास, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ। ओके आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉन्सबैक अल्फा आ रहा है 0.909 विच इज ग्रेटर देन 0.7। नंबर ऑफ आइटम्स पेयर 8। ओके, तो इस तरीके से हम SPSS नाम से सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज कर सकते हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए। और रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी को, या खास करके हमारे क्वेश्चनर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन क्विकली दे देता हूँ। उसके बाद सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, जो RM का पार्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए थे, RM स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपका साइंटिफिक राइटिंग, और उसके बाद फिर आपका रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स RPE। तो हम लोग पहले ही पार्ट पे हैं अभी, और RM में सैंपल साइज डिटर्मिनेशन ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है जो हम एड्रेस करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सॉफ्टवेयर्स है, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूँ। पर इसमें आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि जी पावर और ओपन EPI, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। आप अगर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स का, खास करके लाइफ साइंसेस, फार्मेसी, मेडिसिन, इनमें ह्यूमंस पे कुछ डोसेजेस एडमिनिस्टर किए जाते हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स की जाती हैं, तो उस वक्त सैंपल साइज फिक्स करने के लिए ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यूज किए जाते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो फील्ड्स है, जैसे बायोलॉजी हो गया है, जूलॉजी हो गया, या फिर बाकी भी एनवायरमेंटल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं, इवन फार्मेसी। तो उस वक्त भी सैंपल साइज कंप्यूट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जी पावर और ओपन EPI। ये जी पावर तो मेरे पास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी मैंने बता तो दिया है कि ये सॉफ्टवेयर आता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आधा घंटा लगता है, इसलिए मैं ये कर नहीं रहा हूँ फॉर द टाइम भी। जो जल्दी जल्दी होने लायक है और ज्यादा कवरेज कर पाएंगे ऐसे सॉफ्टवेयर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जी पावर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर भी दूंगा ना, तो मुझे समझाने के लिए वहां पे फैमिलीज का वगैरह सिलेक्शन करना होता है, तो वो फैमिलीज क्या है वो समझाने के लिए मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे। इसलिए मैं जी पावर का कर नहीं रहा हूँ। पर आपको अगर पता चल गया है कि जी पावर नाम का कोई सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप गूगल में जाके डाउनलोड जी पावर ऐसा भी कमांड देंगे तो आप ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। और वो आप ऑटोमेटिकली फिर YouTube में कुछ वीडियोस आते हैं कि हाउ टू कंप्यूट सैंपल साइज यूजिंग जी पावर, वो फॉलो करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद सर्वे अगर आप कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैंने बताया आपको। और अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसमें ये कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो सैंपल साइज कंप्यूट करने के काम में आते हैं। मैं 1-2 सॉफ्टवेयर्स का आपको, क्योंकि ये 1 मिनट में होने लायक चीज है, इसलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। थोड़ा सा सर्च विंडो का ही प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, फिर से सर्चिंग में ही प्रॉब्लम होती है।
गूगल की सर्च विंडो ही नहीं दिखती इसमें। ओके, अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको अभी गूगल की स्क्रीन मेरी दिख रही है। होम पेज पे हूँ मैं गूगल के। यहाँ पे मैं सैंपल साइज कैलकुलेटर, ये सिंपल सा कमांड दे रहा हूँ, सैंपल साइज कैलकुलेटर, और प्रेस कर रहा हूँ एंटर। आप देखेंगे इतने सारे करोड़ों में कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है आंकड़ा, इतने सारे सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से हमने कौन से यूज करने चाहिए, उसके कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। जिसमें एक सॉफ्टवेयर है सर्वे मंकी का, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये बहुत ही पॉपुलर सा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑनलाइन है। इसको मैंने ओपन कर लिया है, सैंपल साइज कैलकुलेटर सर्वे मंकी का। एज यू कैन सी, दिस इज सर्वे मंकी एंड दिस इज सैंपल साइज कैलकुलेटर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर दिखेगा, कैलकुलेट योर सैंपल साइज। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन की फिगर रखनी है। मैं यहाँ पे सपोज 30 लाख पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, टारगेट पॉपुलेशन की संख्या। यहाँ से आप कॉन्फिडेंस लेवल सेट कर लोगे। जनरली 95% पे ही काम किया जाता है और डिफॉल्ट सेटिंग भी यही होती है, तो मैं ये 95 ही ले रहा हूँ। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर जो जनरली 1% से 5% के बीच में कहीं ली जाती है। तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में रिकमेंडेड एरर की टॉलरेंस है 3% की। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से 3 टाइप कर रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ 3 टाइप किया है तो मेरे स्क्रीन पे सैंपल साइज कैलकुलेट होके आ चुका है 1067। एंड दिस विल बी माय सैंपल साइज ऑन विच आई शुड ऑपरेट ऑन। और ये सैंपल साइज कंप्यूट कैसे हुआ है, क्या फॉर्मूले यूज किए गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया है। आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये फॉर्मूला यूज करके ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और इसमें ऑटोमेटिकली जब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो सॉफ्टवेयर ये फॉर्मूला यूज करके हमको कैलकुलेशंस करके देता है। इसके वेयर अबाउट जो है नीचे दिए गए हैं, जो आप पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है। ऐसे ही कुछ और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। सैंपल्स सर्वे मंकी मैंने बता दिया। एक सर्वे सिस्टम का है, ये भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं इंटरनेशनली इसको, सर्वे सिस्टम को भी। एक रावसॉफ्ट का आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक सैंपल सर्वे करके आता है। ये हम लोग होम पेज पे हैं सर्वे सिस्टम के। एज यू कैन रीड सर्वे सिस्टम, सैंपल साइज कैलकुलेटर। और यहाँ पे आप फिर से वही 3 चीजें ये पूछ रहा है हमको, कॉन्फिडेंस लेवल 95% या 99। तो जनरली 95 पे काम किया जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी वही एरर की बात हो रही है, यहाँ पे मैं 3% रख रहा हूँ या 4% कर लेते हैं अभी सपोज। और पॉपुलेशन सपोज मैं 25 लाख कर रहा हूँ। और यहाँ कैलकुलेट की बटन दिख रही है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सैंपल साइज कैलकुलेट होके आ चुका है 600। और भी कुछ सॉफ्टवेयर है पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हार्डली 10-15 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें भी एक एड इन फीचर आता है जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लेक्चरर्स को मालूम होगा। इसमें एक एड इन फीचर आता है डेटा एनालिसिस टूल पैक। ये यूज करके आप स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और एक्सेल में तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के फंक्शंस हैं, डेटा एनालिसिस टूल पैक कहा जाता है इसको। तो मैं क्विकली ये समझा देता हूँ आपको और फिर बाकी के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूजर फ्रेंडली है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये मालूम होना जरूरी है मुझे लगता है। तो मैं पहले एक्सेल की ही बात कर लेता हूँ। देखता हूँ मैं मेरे पास कुछ एक्सेल शीट्स है क्या, ये करके देखते हैं। बहुत सारी टेस्ट होती है इसमें परफॉर्म। ओके, मैं पहले ये एड इन फीचर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ मोर नाम से एक ऑप्शन है। ये मेरे पास 2019 का वर्जन है। आप अगर 2010, 2013 और 2016 का वर्जन यूज कर रहे होंगे तो फाइल में ही जाना है आपको। और ये जो मेन्यू बार है आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख के आएगा, पब्लिश की जगह ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप 2019 का वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ मोर में जाना है और ये जो ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है।
मोर ऑप्शंस, ये विंडो फ्लैश हो जाएगी और ये विंडो में ये मेन्यू बार कहलाता है इसका। इस मेन्यू बार में हम लोगों को एड इन फीचर्स में जाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एड इन फीचर्स में, और इसमें आप देख रहे हैं पहला ही जो फंक्शन है एनालिसिस टूल पैक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नीचे जो बटन है गो की, ये वाली बटन, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसमें एड इन फीचर्स जो है सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली। इसमें आप देखेंगे एनालिसिस टूल पैक, आपको विजुअल बेसिक्स पे काम करना है वीबी, तो ये वीबीए भी यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, और सॉल्वर जो है एक्सेल में वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, पर फिलहाल तो हम लोग एनालिसिस टूल पैक देख रहे हैं रिसर्च के सेंस में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक होके आया है ये, और यहाँ ओके की बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है? इसके लिए आप ये मेन्यू बार में कोई भी एक्सेल शीट ओपन करेंगे, आप ये डेटा में जाएंगे, आप यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन डेटा एनालिसिस। इस पे आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया है यहाँ पे, और यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, उसकी लिस्ट यहाँ पे आई है। और ये सॉफ्टवेयर यूज करके आप एनोवा सिंगल फैक्टर यानी वन वे एनोवा, ये है एनोवा टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन विदाउट रेप्लिकेशन, यानी ये टू वे एनोवा विद रेप्लिकेशन विदाउट रेप्लिकेशन के फंक्शंस है। कोरिलेशन एनालिसिस, कोवेरिएंस एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एफ टेस्ट आप कर सकते हो, फूरियर एनालिसिस कर सकते हो, हिस्टोग्राम आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। टेबल हम लोग बहुत बार जनरेट करते हैं सैम्पलिंग के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। रैंक परसेंटाइल्स आपको कंप्यूट करने हैं डेटा सीरीज के, वो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन एनालिसिस की, सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, ये यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके साथ साथ सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पेयर टी टेस्ट है यहाँ पे, टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस एंड एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस, ये दोनों टेस्ट आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। सेट टेस्ट है बाइवेरिएट की यहाँ पे, ये भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सब टेस्ट हम लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं, कोई डाउनलोडिंग की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो ये यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको सिंपली डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूँ। एक सिंपल सा फंक्शन, जैसे मेरे पास ये डेटा सीरीज है, ये एक्स वेरिएबल, इसको मैं बोल रहा हूँ इफ सपोज ये वेट है रेस्पोंडेंट्स का, और ये मैंने सैंपल लिया था, और इस सैंपल के कुछ सैंपल्स के वेट मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, और इसका मुझे एनालिसिस करना है। इसका मुझे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट, रेंज, मेरा सैंपल साइज, ये सब कंप्यूटेशंस करने हैं। तो यहाँ पे इन सब मेजर्स को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो हम यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसमें मुझे ये पूछ रहा है आपकी इनपुट रेंज क्या है, और यहाँ पे ये हमको पूछ रहा है आउटपुट। ये इनपुट के फंक्शंस हैं, ये आउटपुट के फंक्शंस हैं, और ये है हम लोगों को टेस्ट कौन सी करनी है या मेजर्स कौन से चाहिए। तीन चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इनपुट दे देंगे, कर्सर हमारा यहाँ पे ही होता है बाय डिफॉल्ट, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है। यहाँ पे मैं ये लेबल के साथ पूरी की पूरी डेटा सीरीज मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद लेबल मैंने फर्स्ट रो में लिए हैं, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ग्रुप बाय को कुछ नहीं करना है। आउटपुट में आप देखेंगे तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आउटपुट रेंज, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके आउटपुट की रेंज क्या है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको आउटपुट इसी शीट में कहीं पे तो भी मिलेगा, जो आप एड्रेस दे दोगे सेल का वहां पे। दूसरा बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है न्यू वर्कशीट अप्लाई। इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक एडिशनल वर्कशीट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी नीचे, और यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा। और तीसरा है न्यू वर्कबुक, यानी क्या एक ऑल टुगेदर न्यू वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट तैयार हो जाएगी और आउटपुट वहां पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर ऑप्शन है आउटपुट रेंज वाला, क्योंकि हम जिस वर्कशीट पे काम कर रहे हैं आउटपुट अगर इसी वर्कशीट में आ गया तो ज्यादा बेटर है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ। कोई भी एक सेल का एड्रेस आप ले लेंगे, जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर। इसके बाद हम लोग को समर स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये सब मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आपकी आंखों के सामने है सिंगल क्लिक में। और बाकी भी टेस्ट के आउटपुट ऐसे ही आ जाता है पलक झपकते। ये सब टेस्ट के एनोवा, इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट जो है टू वे एनोवा वगैरह
रिग्रेशन एनालिसिस, रेसिडुअल एनालिसिस, इन सब के आउटपुट सिंगल क्लिक में जनरेट हो जाते हैं। ओके, और आप बोलेंगे कि क्या सर ये रिलायबल है? और बिल्कुल रिलायबल है। आप इससे अगर एनालिसिस कर रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके रिजल्ट्स और बाकी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स मैच होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको एक्सेल ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक फंक्शन मैं करके दिखा सकता हूँ, टाइम कम है तो। बाकी और कुछ सॉफ्टवेयर्स देखते हैं हम लोग। SPSS, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अभी आपको क्रॉन्सपैक अल्फा के सेंस में करके दिया था, और एक टेस्ट करके देख लेते हैं कोई तो। SPSS डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। कौन सी टेस्ट करेंगे? कोरिलेशन करते हैं। ओके, मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है, कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। रिसर्च क्वेश्चन ये है कि वेदर एग्जाम एंजाइटी अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम के वक्त नर्वस होते हैं तो क्या उनके मार्क्स पे उसका असर पड़ता है। इस सवाल का मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पास ऑफकोर्स दो वेरिएबल्स हैं। एक है एंजाइटी का स्कोर जो स्टैंडर्डाइज स्केल से मेजर किया गया है, और दूसरे है एग्जाम के मार्क्स, और ये है जेंडर का कॉलम, मेल फीमेल। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। मेरा नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो कोरिलेशन, there is no significant correlation between anxiety, exam anxiety obviously, and marks। और इस हाइपोथेसिस को मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर से। तो मैं फंक्शंस बता रहा हूँ आपको। यहाँ एनालाइज में जाएंगे हम लोग, कोरिलेट में जाएंगे और बायवेरिएट में। और इसमें हमारी तो दो वेरिएबल्स है, एग्जाम परफॉर्मेंस यानी मार्क्स और एग्जाम एंजाइटी। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ लेके जा रहा हूँ। और हम कार्ल पियर्सन की टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी यही है कार्ल पियर्सन की। और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ओके प्रेस करना है। यहाँ मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे आउटपुट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों को कार्ल पियर्सन का आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, ये आर मिल चुका है -0.441। आर इज -0.441। और ये बता रहा है कि मॉडरेट रिलेशनशिप है दोनों में, और ये निगेटिव रिलेशनशिप है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि एग्जाम एंजाइटी जितनी ज्यादा होगी उतने मार्क्स कम होंगे, यानी दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, उसके लिए हम ये वैल्यू देखेंगे, SIG वैल्यू, जिसको पी वैल्यू कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारा सैंपल साइज दिख रहा है, ये 103 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, सैंपल साइज। और ये पी वैल्यू जो है इसको हम कंपेयर करते हैं 0.05 के साथ, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। और डिसीजन रूल ये कहता है कि अगर आपकी ये सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके दी हुई पी वैल्यू, ये पी वैल्यू अगर अल्फा से कम आती है तो हम कहते हैं हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हुआ है। अगर ये पी वैल्यू अल्फा से बड़ी आती है 0.05 से, तो हम कहते हैं हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट हुआ है। तो ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर सेंस में आप देखेंगे our null hypothesis is rejected, means there is significant impact of anxiety on exam performance। आपकी एंजाइटी ज्यादा रहेगी तो मार्क्स पे उसका असर पड़ेगा, ऐसा हम लोगों ने साबित कर दिया है। तो इट इज 355 ऑलरेडी। 5 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको एड्रेस कर लेता हूँ। और आपको अगर कुछ स्पेसिफिक सेंस में कुछ सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होगा तो 5 मिनट में उसके लिए रख रहा हूँ। प्रीति मैडम, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके? यस सर। सर अभी प्लेगरिज्म के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है? उर्कुड है यानी बेस्ट डेटाबेस किसका अच्छा है? ठीक है, प्लेगरिज्म के सेंस में दो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
अगर आप पीएचडी थीसिस का प्लेगरिज्म चेक कर रही है तो उरकुंड से ही करना अपेक्षित है, और सभी यूनिवर्सिटीज में उरकुंड ही है। हमारी भी यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में भी उरकुंड सॉफ्टवेयर ही है, और उससे ही हम लोगों को प्लेगरिज्म चेक करना अपेक्षित है। रादर हमको ये करना ही नहीं होता है। हम लोगों को हमारा डिसर्टेशन थीसिस की सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होती है, और वो कुछ 8-10 दिन लगाते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और वो आपको चेक करके देते हैं। एक रिपोर्ट जनरेट होता है, और वो रिपोर्ट में एसआई इंडेक्स यानी सिमिलैरिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो आएगा एक परसेंटेज में। और यूजीसी के नियम के हिसाब से आपका प्लेगरिज्म यानी एसआई अगर 10% के ऊपर है तो आपका थीसिस रिवीजन में चला जाएगा, और अगर वो 10% से नीचे है तो फिर वो सबमिशन के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये हो गया थीसिस के बारे में। और जहां तक रिसर्च पेपर्स का सवाल है, तो रिसर्च पेपर आप अगर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एल्सवेयर, या फिर बाकी एमराल्ड, विले, स्प्रिंजर, ये सब जो रिनोन्ड पब्लिशर्स है, इंडर साइंस हो गया, इसमें अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे एक ही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है टर्निटिन, और उसमें 15% तक टॉलरेंस चल जाता है। बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, पर वो यूज करने में कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसको कोई ग्राह्य नहीं धरता है। और मेरे पास शायद एक रिपोर्ट होगा भी टर्निटिन का, मैं दिखा देता हूँ ये रिपोर्ट दिखते कैसे हैं। रिपोर्ट तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे देते हैं सर। कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने की भी परमिशन देते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिर रिपोर्ट भी जनरेट करके देते हैं। हाँ, पर जो हाँ पब्लिशर के पास आप हाँ सबमिट कर रहे हो, पब्लिश करना चाहते हाँ हो, वो तो बोल रहे हैं ना कि टर्निटिन से ही करना है। नो ओके डाउट ओके अबाउट हाँ इट। ओके सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, स्मॉल टूल्स नाम हाँ से, कितने मैडम अनगिनत है, पर उसका हाँ उसका काउंट नहीं किया जाता ना, इनके डेटाबेसेस बहुत छोटे हैं। स्मॉल टूल से आप करेंगे 3% प्लेगरिज्म दिखना है, वही टर्निटिन से करेंगे तो 60% दिखता है वो, ओके। क्योंकि टर्निटिन का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है और बहुत ही स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर है ये टर्निटिन। मैं दिखा रहा और हूँ सर मैं। अभी जो टूल्स आ रहे हैं जो थीसिस के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं, री राइटर्स करके, ऑनलाइन री हाँ राइटर्स, तो हाँ वो कितने ऑथेंटिक है सर? मैडम, वो वो कितना भी यूज नहीं कर बोले तो भी ये मशीन्स है मैडम। पैराफ्रेजिंग के हाँ भी क्विलबोट वगैरह ये टूल्स आते हैं, ये सब मशीन्स है, इसमें प्रोग्राम बनाए गए हैं। और ये एक्चुअली पैराफ्रेजिंग का हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो हम जो फीडिंग करते हैं इनको, इनपुट जो देते हैं हमारे ड्राफ्ट का, वो एक्चुअली उसका सिर्फ वॉइस चेंज कर रहा है। और वो वॉइस चेंज करते वक्त उसका बहुत बार इसेंस जो है वो निकल जाता है, हम जो कहना चाहते हैं वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो बेटर ये है कि आप अगर पैराफ्रेजिंग के सेंस में यूज करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं पर वो यूज नहीं करने चाहिए। ये आपका अगर करना ही है पैराफ्रेजिंग या एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, तो मुझे लगता है आप ऐसा एक बंदा ढूंढिए जिसको इसका अच्छा खासा नॉलेज है, जिसका लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड है, खास करके जिसका इंग्लिश लिटरेचर वाला कोई प्राध्यापक आपकी पहचान में होगा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उससे आप करा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ये। और प्लेगरिज्म में भी ये सब चीजें नहीं आएगी फिर। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने एक बात बताई थी, आपकी यूनिवर्सिटी फ्री एक्सेस देती है बोलकर आपने बताया था कि एक एप्लीकेशन करना होता है। तो आपके यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है उनके लिए है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी है? हेलो सर। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर, आ रही है सर, आ रही है। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, नागपुर यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए है, ठीक है ठीक। नहीं, एफिलिएशन का नहीं बोला मैंने ये कहा कि जो रिसर्च स्कॉलर नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, ओके ओके, उनके लिए है। और नागपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग सुपरवाइजर जिनका अप्रूवल मिला है, जिनको पीएचडी सुपरवाइजर, ओके सर, ओके उनको इसका फ्री एक्सेस मिलता है। इट इज नॉट अबाउट द एफिलिएटेड कॉलेजेस। ओके ओके सर, ठीक। हेलो थैंक सर, हाँ मैडम मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है सर कि गूगल स्कॉलर पे मेरा एक आर्टिकल है, हम्म, तो उसका साइटेशन कैसे देखना है सर? उसके लिए आपको गूगल प्रोफाइल तैयार करना होगा मैडम पहले। ये मैंने कर लिया है और मेरा एक आर्टिकल है भी उसके ऊपर, लेकिन उसका उन्होंने यानी कितने लोगों ने साइटेड किया है वो कुछ दिखाई नहीं देता सर उसके ऊपर, तो क्या करना प्रोफाइल पड़ेगा?
नहीं, प्रोफाइल में अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक किसी ने साइट नहीं किया है। प्रोफाइल में सब कुछ तो आ जाता है मैडम जनरली। हाँ, जो ये करते हैं तो वो कॉलेज का देना जरूरी होता है सर, क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं कि अगर नहीं वो यानी ब्लैंक रखे तो भी चलेगा बोलते हैं। कॉलेज का नाम बोल रही है क्या? नहीं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं ना कॉलेज का। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल आईडी कहा जाता है इसको। हाँ हाँ हाँ। इंस्टीट्यूशनल आईडी का नहीं मैडम, मुझे नॉलेज नहीं है उसका। जी सर। ये जो मैं बता रहा था, ये टर्निटिन का प्लेगरिज्म का रिपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने मेरी पेपर के लिए जनरेट किया था टर्निटिन से। तो आप देखेंगे टर्निटिन में ऐसे अलग अलग कलर के दिखते हैं। जो भी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ये सब टेक्स्ट, ये प्लेगराइज्ड है। ये जो दिख रहा है टर्निटिन पेड सॉफ्टवेयर है, हमारे पास है इसकी की। हम लोग तो आए दिन ही पेपर्स लिखते रहते हैं और सबमिट भी करते रहते हैं। उसमें आप देखेंगे ये सब कलर जहां जहां दिख रहा है ये सब प्लेगराइज्ड है। और रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट ही है एक्चुअली। इसके नीचे एसआई जो मैं बता रहा था आपको। और फिर ये जो कलर वाला पार्ट है ना, इसको पैराफ्रेज करना होता है हम लोग को। यानी क्या, सबमिट करने से पहले हमको रिपोर्ट जनरेट करना होगा। और जहां जहां हाईलाइट दिख रहा है, जहाँ पे लंबी लंबी लाइन है, अभी जैसे ये दो वर्ड्स, ये इसको पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे इंटेंशन एंड, दो ही वर्ड दिख रहे हैं, ये प्लेगराइज है बोल रहा वो। तो इसको पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं। जो लंबी लंबी लाइंस हैं इसको फिर पैराफ्रेजिंग करना होता है। इसकी वजह से प्लेगरिज्म का परसेंटेज बढ़ रहा है ना। और ये पैराफ्रेज करने के बाद फिर से रिपोर्ट जनरेट करना है और बाद में ही सबमिशन करना है, तो फिर आपके पेपर पब्लिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसका एसआई जो मैं बोल रहा था, सिमिलैरिटी इंडेक्स। देखिए सिमिलैरिटी इंडेक्स, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा, 36% आया था। और ये कौन से सोर्सेस से प्लेगराइज किया गया है उसके परसेंटेजेस। रिसर्च गेट से 7% दिख रहा है और टेंट ऑफ ऑनलाइन यहाँ से जनरली होता ही है 5%। और आप देख रहे हैं अलग अलग सोर्सेस, और ये टोटल मिला के जा रहा है ये 36% मेरे ख्याल से। हाँ 36%, एज यू कैन सी। इस तरीके से ये रिपोर्ट जनरली जनरेट होता है। और कुछ क्वेश्चंस है आपके? सर इसकी हेलो सर, प्रोसीजर मेरा क्वेश्चन है। सर हेलो। इसकी प्रोसीजर बता सकते हैं सर, रिसर्च पेपर कैसे प्लेगरिज्म करते हैं? मैडम उसको टाइम लगेगा, और इसका रिपोर्ट जनरेट होने के लिए भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं मैडम, अपलोडिंग होने के बाद Okay. पेपर सॉफ्टवेयर में। इट्स ओके सर। राजेश सर आप कुछ पूछ रहे थे शायद? हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली मैं वो भूल गया हूँ स्टेप। मैंने मैडम का ये किया था वेबिनार अटेंड, लेकिन मैं वो भूल गया हूँ। सर एच इंडेक्स कैसे देखते हैं? एज इंडेक्स, एज की जगह हम लोग I10 देखते हैं एक्चुअली इंडिविजुअल्स का। और जो हाँ। हमारा गूगल प्रोफाइल का जो रिपोर्ट आता है ना, जिसमें साइटेशंस कितने मिले हैं, तो हमारे सभी पेपर्स की लिस्ट आ जाती है और हर पेपर के सामने आपको दिखेगा कि कितने साइटेशंस मिले हैं। और किसी पेपर के सामने अगर आपको 10 के ऊपर साइटेशंस मिले हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपका I10 इंडेक्स 1 हो गया है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके ऐसे कितने पेपर्स हैं जिसमें आपको 10 से ऊपर साइटेशंस मिले हैं, तो आपका I10 इंडेक्स जनरेट हो जाएगा। और वो दिखता नहीं है स्क्रीन पे, आपको आपको पता चल जाएगा कि 10 जहां 10 के ऊपर साइटेशंस है उसमें आपका एक I10 इंडेक्स बन गया है। तो I10 जितना ज्यादा होगा उतना प्रोफाइल तगड़ा माना जाता है। जी सर। राजेश सर? यस सर। इस और कुछ क्वेश्चंस? सर गुगल स्कॉलरच्या पेजवरती जो I10 इंडेक्स दिसतो तोच असतो ना? हो तोच आहे. कारण की तिथे तिन्ही गोष्टी दिसतात सर, सायटेशन्स, एच इंडेक्स आणि I10 इंडेक्स. तर मग वेगळा नाही कॅल्क्युलेट करावं लागेल? नाही म्हणजे माझ्या माहितीत तर तेवढंच आहे मॅडम. अजून काही क्वेश्चन्स असतील? देखिए सर, अभी तो टाइम के अकॉर्डिंगली जितना कवर हो सकता था उतना सर ने लिया है, बट इट इज अ ह्यूज एंड वास्ट टॉपिक.
जैसे सर ने 1-2 डेमोन्स्ट्रेशन बताया, ऐसे अनगिनत डेमोन्स्ट्रेशंस अपन देख सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की। तो आप ना ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स करते जाइए। जैसे मैं भी अभी सर के साथ जुड़ी हूँ उनके कंसल्टेंसी के साथ, तो सर के वर्कशॉप्स होते हैं, डेप्थ में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आई विल सर्कुलेट द ब्रोशर्स जब कभी सर के सेशंस होते हैं, तो उसमें बहुत पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। श्योर मैम, श्योर। तो मैं जो भी ग्रुप बनता है मेरा कोई भी कोर्स का, तो मैं उसमें हमेशा सर्कुलेट करते रहती हूँ। प्री PhD के जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी मैं सर्कुलेट करती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी अपकमिंग जो भी वर्कशॉप्स होते हैं। श्योर मैम। या चलिए रुकते हैं यहाँ पे। सर थांबायचं? हो मॅडम. ओके सर, थँक यू सो मच सर फॉर ऑल द 4 सेशन्स. सगळे सेशन्स एकदम परफेक्ट होते आणि खूप सारे इनपुट्स आपण दिले आहे पार्टिसिपंट्सना. आता आपण ते त्याला कसे यूज करतात त्यावर डिपेंड करतं. थँक यू सो मच सर फॉर ऑल द सेशन्स. Thank you, madam. And thank you all the participants for listening to me patiently and wish you all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक थँक यू. यू सो मच. Thank you. See you soon again. यस, थैंक यू. चलिए सर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल का मैंने बता दिया, कल सारे ICT के सेशंस रहेंगे. प्रेफरेबली ज्वाइन करिए, लैपटॉप से हो सकता है तो, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन द स्टेप्स एंड परफॉर्म इट लेटर ऑल्सो. So see you tomorrow in the morning at 7:30 for yoga session. ओके, थैंक यू मॅडम. Thank you. मॅडम हाँ मॅम, काही विचारायचं आहे? मॉडेलच्या वर टाकू शकता का? Moodleच्या कोणत्या लिंक म्हणताय मॅम? तुम्ही घेतलं ना ते सेशन 1, 2, 3. ओके मॅडम, ते आपल्या साईटवर आहेत ना ऑलरेडी. मी सेशन वाईज अपलोड केलं आहे ना. मी हाईड केलेलं आहे ते, मी ओपन करून देते. ठीक आहे, म्हणजे काही मिस झालं असेल तर तुम्ही त्याला बघू शकाल. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. कल मिळते. मॅडम Thank एक you, विचारायचं होतं. हा मॅम. हा, तुम्ही जे व्हिडिओ टाकले त्याची लिंकही आम्ही कॉपी पेस्ट करून ठेवली ड्राईव्ह मध्ये, तरी चालतं की ते पूर्णच नाही नाही, ते युट्यूब वरती आहे, तुम्ही कधी पण बघू शकता, किंवा तुम्ही त्या व्हिडिओला डाउनलोड पण करू शकता, किंवा लिंक पण एका वर्ड फाईल मध्ये सगळ्या लिंक्स म्हणून एक फोल्डर बनवा, फाईल बनवा, आणि त्यामध्ये सगळ्या व्हिडिओच्या लिंक सेव्ह करून ठेवा. म्हणजे तुम्ही जे त्याला हायपर लिंक असते, तुम्ही त्याला कधी पण ओपन करू शकता. हो, गुगल ड्राईव्ह मध्ये केलं मॅडम ते. हो चालेल चालेल चालेल. किंवा मी सांगेल की युट्यूबचा व्हिडिओ डाउनलोड कसा करायचा, त्यातनं पण तुम्ही डाउनलोड करून ठेवू शकता सगळे व्हिडिओज. काय मॅम? हो हो, येस मॅम. मॅडम मुडल अजून सविस्तर घ्याल ना थोडंसं, मला काही प्रश्न होते मुडलवर. उद्या संध्याकाळ, उद्या इवनिंग मतलब 2:30 वाला सेशन है अपना, तो उसमें अपन सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे. हाँ मैम, थँक्यू मॅम, थँक्यू. थँक यू मॅडम. थँक यू. थँक्यू ऑल ऑफ यू. मॅडम.